आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की राजनीति का चैप्टर नंबर 2 दो ध्रुवीयता का अंत। चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हो और आपको उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम नोट्स पढ़ेंगे। हम यहाँ पे चैप्टर नहीं पढ़ेंगे क्योंकि जो चैप्टर होते हैं वो बहुत लॉन्ग होते हैं, तो पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है। यहाँ पर नोट्स पढ़ेंगे जो कि बहुत ईजी होते हैं और जितना भी चैप्टर में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो सारे के सारे हमें नोट्स में मिल जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध के दौरान विश्व दो भागों, एक तो संयुक्त राज्य अमेरिका तथा दूसरा था सोवियत संघ में विभाजित हो गया। अब जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया तो क्या हुआ था, तो क्या हुआ, शीत युद्ध चलने लगा। मतलब आपस में युद्ध की स्थिति बनाकर रखना लेकिन युद्ध ना करना, उसे बोलते हैं शीत युद्ध। तो शीत युद्ध चलने लगा था तो उसमें क्या हुआ था, दो भागों में जो विश्व था, जो पूरी दुनिया थी वो दो भागों में बट गई। एक तो एक तरफ था संयुक्त राज्य अमेरिका, कुछ देश उसकी तरफ हो गए और कुछ हो गए सोवियत संघ की तरफ। ठीक है, इसीलिए विश्व द्विध्रुवीय व्यवस्था में परिवर्तित हो गया। तो इससे क्या हुआ कि जो विश्व था वो हमारा द्विध्रुवीय व्यवस्था में परिवर्तित हो गया, बदल गया। नेक्स्ट दिया हुआ है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व के द्विध्रुवीय व्यवस्था में बदलने से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। उससे क्या हुआ, जब जो हमारा विश्व था द्विध्रुवीय में बट गया, दो ध्रुव बन गए, तो उससे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो थी उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। आगे दिया 1945 से 1955 तक विश्व में कठोर द्विध्रुवीय व्यवस्था कायम रही। मतलब 1945 से 55 तक चली थी ये जो द्विध्रुवीय व्यवस्था थी, 10 साल तक। 1960 के दशक में लघु ध्रुवीय व्यवस्था में बदल गई। तो 1960 में क्या हुआ, वो लघु ध्रुवीय व्यवस्था में बदल गई, चेंज हो गई। आगे दिया गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उदय तथा कई देशों की तटस्थता ने विश्व को बहुध्रुवीय व्यवस्था में परिवर्तित कर दिया। तो क्या जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन था उसने और कुछ अन्य देश थे जिन्होंने तटस्थता ले ली थी, मतलब कि तटस्थ थे वो, ना तो इसकी तरफ जाएंगे सोवियत संघ की तरफ और ना ही अमेरिका की तरफ। तो उसकी वजह से जो द्विध्रुवीय था वो बहुध्रुवीय में बदल गया था। आगे दिया हुआ है कि समाजवादी सोवियत गणराज्य USSR, यही सोवियत संघ का यही नाम हैगा, सोवियत संघ का नाम ये भी है, समाजवादी सोवियत गणराज्य USSR शॉर्ट में, रूस में हुई 1917 की सामाजिक क्रांति के बाद अस्तित्व में आया था। तो मतलब जब 1917 में जो सामाजिक क्रांति हुई थी रूस में, उसके बाद जो USSR था, सोवियत संघ जो था वो बना था कुछ देशों को जोड़कर। अमेरिका को छोड़कर शेष विश्व से सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था, संचार प्रणाली काफ़ी उन्नत अवस्था में थी। अमेरिका मतलब जो अमेरिका था उसकी सोवियत संघ से ज़्यादा अच्छी थी उसकी प्रणाली, और जो सोवियत संघ है उसकी प्रणाली क्या थी, बहुत सारे देशों से सबसे अच्छी थी लेकिन अमेरिका से कम थी। सोवियत संघ के पास बड़ी मात्रा में विशाल ऊर्जा साधन, खनिज तेल, लोहा और इस्पात तथा मशीनरी उपलब्ध थे। मतलब उसके पास क्या था कि बहुत बड़े बड़े ऊर्जा साधन भी थे, खनिज तेल भी थे, लोहा भी था और इस्पात भी थे, मशीनरी भी थी सोवियत संघ के पास, तभी वो युद्ध करने के लिए तैयार थे। 1917 के बाद से ही सोवियत संघ में केवल एक दल कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था। मतलब 1917 के बाद जब रूसी क्रांति हुई थी 1917 में, तो उसके बाद क्या था, वहाँ पे एक दल सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी का ही शासन था। सोवियत संघ अन्य 15 गणराज्यों को मिलाकर बनाया गया था। मतलब छोटे छोटे 15 गणराज्य थे सोवियत संघ के अंदर, उनको जोड़कर बनाया गया था। आगे हैं 1980 के दशक में दोनों महाशक्तियों में शक्ति के लिए संघर्ष के चलते हथियारों की दौड़ चल रही थी। 1980 के दशक में क्या हुआ था, तो दोनों महाशक्तियों के बीच में शक्ति के लिए संघर्ष चल रहे थे कि हम बड़े हैं या तुम बड़े हो, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच। तो सारा का सारा ध्यान उनका क्या था, परमाणु हथियार बनाने में लगा हुआ था ताकि युद्ध हो तो वो विजय पा सके। इसीलिए अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव बहुत बुरा पड़ा। वहीं मिखाइल गोर्बाचेव की खुलेपन की नीति के कारण भी सोवियत संघ का विघटन माना जाता है। मतलब जो मिखाइल गोर्बाचेव थे वहाँ के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो भी थे, वहाँ पे जो भी चुना जाता था वहाँ पे शासन कर रही थी उस वक्त पे, तो उनकी जो खुलेपन की नीति थी उसकी वजह से भी वहाँ पे सोवियत संघ का विघटन हो गया, जिससे जो अमेरिका था वो एक ध्रुवीय देश बनकर पूरा महाशक्ति बन गया वो, क्योंकि सोवियत संघ बट चुका था। तो मिखाइल गोर्बाचेव ने पेरेस्ट्रोइका तथा ग्लासनोस्त के नाम से आर्थिक और राजनीतिक सुधार लागू किए। उन्होंने क्या किया था, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त के नाम से आर्थिक और राजनीतिक सुधार स्टार्ट किए थे मिखाइल गोर्बाचेव ने। मिखाइल गोर्बाचेव ने अर्थव्यवस्था को सुधारने में पश्चिम की बराबरी की, मतलब अर्थव्यवस्था को सुधारने की उन्होंने कोशिश की, तथा प्रशासन में ढील ने भी सभी गणराज्यों को अलग राज्य की मांग को बढ़ावा दिया। उन्होंने प्रशासन में ढील डाल दी, जिससे क्या हुआ, सभी गणराज्यों ने अपने अपने राज्य की अलग अलग मांग, मतलब कि उनको अलग कर दिया जाए, ऐसी मांग उठाई। सभी राज्यों में राष्ट्रवादी और संप्रभुता की भावनाएं उभरने लगी। मतलब उन राज्यों को अब लगने लगा कि हमें राष्ट्रवादी और संप्रभुता की नीति अपनानी चाहिए, इस तरह का शासन लागू करना चाहिए अलग से। आगे दिया है
सोवियत संघ के कुछ गणराज्य, खासकर बाल्टिक और पूर्वी यूरोप के देश, यूरोपीय संघ और नाटो के सदस्य बनना चाहते थे। मतलब जो सोवियत संघ के कुछ गणराज्य थे वो बाल्टिक और पूर्वी यूरोप के जो देश थे, यूरोपीय संघ और नाटो, इन सब के सदस्य बनना चाहते थे। अगर ये 1989 के शीत युद्ध के मुख्य केंद्र जर्मनी की दीवार गिराकर पश्चिमी व पूर्वी जर्मनी को एकीकरण, मतलब दोनों जर्मनी को मिला लिया गया था 1989 में। आगे दिया हुआ है, इन्हीं सब कारणों से 1990 में सोवियत संघ का पतन हो गया। मतलब फिर उसी के अगले साल ही एक साल बाद ही सोवियत संघ का पतन हो गया, जब पश्चिमी और पूर्वी जर्मनी को मिला लिया गया तब। अब वह इस हालत में नहीं था कि सभी गणराज्यों को नियंत्रित कर सके, मतलब वो बाकी गणराज्यों को संभालने के लिए, कंट्रोल करने के लिए उस लायक नहीं था। उसकी हालत ख़राब हो गई थी और वहाँ की अर्थव्यवस्था भी काफ़ी ख़राब हो गई थी। सोवियत संघ के पतन के बाद साम्यवादी देशों ने आर्थिक विकास के लिए पूंजीवाद की ओर संक्रमण का एक खास मॉडल अपनाया। मतलब सोवियत संघ के बाद क्या हुआ था, जो साम्यवादी देश थे उन्होंने क्या था, खुद को पूंजीवाद की ओर बढ़ने का मौका दिया था। मतलब खुद को पूंजीवाद की ओर बढ़ाने लगे थे वो, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी थी, जिसे विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने शॉक थेरेपी के नाम से बुलाया। मतलब जिसे विश्व बैंक ने इसी को शॉक थेरेपी का नाम दिया। 1991 में यूगोस्लाविया का भी पतन हो गया और यह कई प्रांतों में बट गया, जिन्होंने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। वहाँ पे क्या हुआ, 1991 में यूगोस्लाविया का भी पतन हो गया और वो भी कई प्रांतों में बट गया। मध्य एशिया का संपूर्ण क्षेत्र, जितना भी क्षेत्र था, 2001 तक संघर्ष और तनाव का मुख्य केंद्र बना रहा। आगे है, रूस के सभी गणराज्यों ने पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी। तजाकिस्तान में 10 वर्षों तक गृह युद्ध चलता रहा, ठीक है। और उसके बाद क्या है, उज्बेकिस्तान में हिंदी फिल्मों की धूम रही है। इसी कारण वे भारतीय लोगों को पसंद करते हैं और एक खासी संस्कृति का निर्माण होता है। उज्बेकिस्तान वासी हिंदी फिल्मों के दीवाने थे, क्योंकि भारत में भी हिंदी फिल्म ज़्यादा बनाई जाती है और देखी जाती है, तो इसलिए वो पसंद आते हैं भारतवासियों को। आगे दिया है, रूस तथा पूर्व सोवियत संघ के सभी गणराज्यों में हिंदी फिल्मों के नायक जैसे राज कपूर इत्यादि घर घर में जाने जाते हैं। तो दिया है कि मतलब रूस और पूर्वी सोवियत संघ में क्या था, सभी जितने भी गणराज्य थे वहाँ पे हिंदी फिल्मों के जो नायक थे वहाँ पे भी जाने जाते थे, क्योंकि वहाँ पर भी देखी जाती थी हिंदी फिल्म। रूस और भारत बहुध्रुवीय विश्व का निर्माण करना चाहते हैं। मतलब रूस और भारत जो थे मिलकर वो बहुध्रुवीय विश्व का निर्माण करना चाहते थे। भारत रूस के हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार देश है। मतलब जो भारत है वो अपना जो हथियार है कहाँ से खरीदता है, तो वो रूस से खरीदता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। भारत और रूस के बीच सामरिक समझौते से दोनों के संबंध काफ़ी अच्छे बन गए हैं। मतलब जो भारत और रूस के संबंध हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। हथियारों की खरीद, भारत उससे हथियार भी खरीदता है रूस से। आगे दिया, व्यापार भी होता है। अंतरिक्ष में जो अंतरिक्ष का जितना भी अब जो सर्च वगैरह होती है वो भी उनके साथ मिलकर करते हैं। उद्योग में भी बराबरी है। एंड परमाणु योजना जैसे कई क्षेत्र हैं जहां दोनों के मध्य संबंधों की गहनता को देखा जा सकता है। मतलब हर क्षेत्र में आजकल भारत और रूस काम कर रहे हैं और उनके संबंध एक दूसरे से काफ़ी अच्छे हैं। आगे दिए, शीत युद्ध के दौरान विश्व 2 गुटों में बट गया था। एक गुट का नेता अमेरिका और दूसरे गुट का नेता सोवियत संघ था। ये मैं आपको चैप्टर 1 में भी पढ़ा चुकी हूँ। 25 दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया था। मतलब वो अलग हो गया था। तो क्या हुआ था, द्विध्रुवीयता का अंत हो गया था और जो अमेरिका था वो एकमात्र महाशक्ति के रूप में उभरा था। ये मतलब मैं अकेली शक्ति हूँ अब। आगे दिया हुआ है, बर्लिन की दीवार पूंजीवादी व साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी। मतलब कि जो बर्लिन की दीवार इन लोगों ने खड़ी कर रखी थी, जो कि गिर गई थी, 9 नवंबर को गिरा दी गई थी, वो पूंजीवादी देश अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में विभाजन का प्रतीक थी। 1961 में बनी इसी दीवार को 9 नवंबर 1989 को तोड़कर गिरा दिया गया था। पूर्वी व पश्चिमी जर्मनी को दोनों को मिला लिया गया था इसको गिरा के। ये 1961 में बनी थी और इसको 1989 में गिरा दिया गया था। आगे, सोवियत प्रणाली योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था व राज्य द्वारा नियंत्रित थी। मतलब ये सोवियत प्रणाली की विशेषताएं हैं कि वो योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था थी वहाँ की और राज्य द्वारा नियंत्रित थी। साम्यवादी दल के अलावा अन्य राजनीतिक दल के लिए जगह नहीं थी, वहाँ पे सिर्फ साम्यवादी दल काम करता था। संचार प्रणाली उन्नत पर सरकार का एकाधिकार, बेरोजगारी नहीं। मतलब संचार प्रणाली जो थी उस पर सरकार का ही अधिकार था और किसी का अधिकार नहीं था। वहाँ पे बेरोजगारी नहीं थी। नौकरशाही का सख्त शिकंजा था वहाँ पे। नागरिकों को अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं थी। सभी नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर की प्राप्ति थी। और 1970 के दशक के अंत में सोवियत व्यवस्था लड़खड़ा गई थी। मतलब इतनी विशेषताएँ यहाँ से जो बड़ी यहाँ इतना वहाँ पे लागू था सोवियत संघ में। और 1970 के दशक के बाद क्या हुआ था, सोवियत व्यवस्था जो थी ये सब का सब बिगड़ने लगा था, तो लड़खड़ा गई थी। आगे, दूसरी दुनिया के बारे में पढ़ेंगे अब हम। पूर्वी यूरोप के देशों को समाजवादी प्रणाली की तर्ज पर ढाला गया था। इन्हें ही समाजवादी खेमे के देश या दूसरी दुनिया कहा गया।
आगे दिया है मिखाइल गोर्बाचोव, जो 1980 के दशक के मध्य में यूएसएसआर की साम्यवादी पार्टी के अध्यक्ष बने थे। उन्होंने क्या किया था, अपने देश के अंदर आर्थिक, राजनीतिक और लोकतंत्रीकरण की नीति चलाई थी, मतलब देश को सुधारने के लिए। आगे है सोवियत संघ के भीतर संकट गहराता गया, मतलब सोवियत संघ के भीतर क्या हुआ, संकट आता गया, क्योंकि वो लोग अपना सारा पैसा परमाणु बम बनाने में लगा दे रहे थे। आगे विघटन की गति तेज हो गई, मतलब एक देश बिखरने लगे धीरे धीरे, और अब तेज़ी से बिखरने लगे थे, पहले धीरे थे। अब आगे दिया हुई वह दिसंबर 1991 में बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में इसके 3 बड़े गणराज्यों रूस, यूक्रेन व बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी। स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकूल बना। अब विश्व परिदृश्य पर 15 नए गणराज्य सामने आ गई। तो ये जो स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकूल था, उसका नाम इंग्लिश में ये दिया हुआ है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट CIS। ठीक है, आगे हम देखते हैं सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण थे, क्यों सोवियत संघ अलग हो गया, विघटित हो गया। ठीक है, तो वहाँ था पहला कारण तो ये नागरिकों की राजनीति, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। पहला पॉइंट दिया है नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा ना कर पाना, मतलब कि उनकी जो राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाएं थी उनको सोवियत संघ पूरा नहीं कर पा रहा था। आगे है सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा था। नेक्स्ट है कम्युनिस्ट पार्टी का अंकुश था। आगे है गोर्बाचोव द्वारा किए गए सुधारों का विरोध होना, मतलब वहाँ पे क्या हुआ था, एकदम से उन्होंने सुधार स्टार्ट कर दिए थे। जो पब्लिक थी, जो वहाँ की जनता थी, वो उसको संभाल नहीं पा रही थी, हैंडल नहीं कर पा रही थी, अपने आप को उसके अनुसार एडजस्ट नहीं कर पा रही थी, तो वहाँ पे जो सुधार थे उनका विरोध होने लगा। अर्थव्यवस्था गतिरोध व उपभोक्ता वस्तुओं की कमी, मतलब वहाँ पे वस्तुओं की भी कमी हो गई थी, क्योंकि वो सारा का सारा ध्यान अपना परमाणु बम पे लगा रहे थे, इसलिए। आगे है राजनीतिक आर्थिक संस्थाएं आंतरिक कमजोरियों के कारण जनता की आकांक्षाएं पूरी नहीं कर सकी। जो राजनीतिक आर्थिक संस्थाएं थी वो भी उनकी अपनी आंतरिक कमजोरी के कारण जनता की जो आकांक्षाएं थी उन्हें पूरी नहीं कर पा रही थी। आगे संसाधनों का अधिकांश हिस्सा परमाणु हथियारों व सैन्य सामान पर खर्च हो रहा था, मतलब जितने भी संसाधन थे उनका ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा वो परमाणु हथियारों पर खर्च कर रहे थे, और सैन्य मतलब सैनिकों पर खर्च कर रहे थे। नागरिकों को जानकारी हो गई कि सोवियत राज्य व्यवस्था व अर्थव्यवस्था पश्चिमी पूंजीवाद से बेहतर नहीं, मतलब वहाँ में सोवियत संघ में जो नागरिक थे उन्हें ये पता चल गया था कि जो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था थी वो पश्चिमी पूंजीवाद से अच्छी नहीं है, मतलब अमेरिका से ज़्यादा अच्छी नहीं है, या जो पश्चिमी देश हैं उनसे ज़्यादा अच्छी नहीं है, ऐसा पता चल गया था। आगे गतिरोध प्रशासन, भ्रष्टाचार, सत्ता का केंद्रीकरण, ये सब भी वहाँ पर था, तो इसी वजह से वहाँ पे सोवियत संघ का विघटन हो गया। आगे है रूस की प्रमुखता, 2 पॉइंट यहाँ पे दिए हैं, और दिया है राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता की इच्छाओं का उभार भी होना स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट है, अब जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो उसके परिणाम क्या हुए। तो सबसे पहले तो सोवियत संघ का जब विघटन हो गया तो शीत युद्ध भी खत्म हो गया, शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। आगे एक ध्रुवीय विश्व अर्थात अमेरिका का वर्चस्व हो गया, मतलब अमेरिका ही एक महाशक्ति बन गया, और हथियारों की होड़ भी खतरनी बनाने, क्योंकि दोनों ध्रुव में जो लड़ाई की जड़ थी वो सब खत्म हो गई, देश ही विघटित हो गए, इसलिए। आगे सोवियत खेमे का अंत हो गया और 15 नए देशों का उदय हो गया। तो ये सब हुए थे उसका सोवियत संघ का विघटन होने के बाद, ये सब परिणाम सामने आए थे। फिर रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना, मतलब जो रूस था सोवियत संघ की जगह उसने ले ली। विश्व राजनीति में शक्ति संबंधों में बदलाव व विश्व के एक ध्रुवीय होने की संभावना बढ़ गई। आगे विश्व परिदृश्य पर नए देशों का उदय हुआ, समाजवादी विचारधारा पर प्रश्न चिन्ह लग गया, या फिर पूंजीवादी उदारवादी व्यवस्था का वर्चस्व, मतलब जो समाजवादी विचारधारा थी उस पर प्रश्न चिन्ह लग गया, मतलब कि उसको लोगों ने अपनाना छोड़ दिया और पूंजीवाद की ओर बढ़ने लगे। शॉक थेरेपी, अब देखिए जो शॉक थेरेपी थी वो क्या थी। तो शॉक थेरेपी का इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि आघात पहुंचाकर उपचार करना, मतलब लोगों को एकदम से शॉक कर देना, जैसे कि मिखाइल गोर्बाचोव ने किया था कि एकदम से ही वो बदलाव लाने लग गए थे। धीरे धीरे अगर बदलाव लाते तो उसको जनता हैंडल कर लेती, कंट्रोल कर सकती थी, लेकिन वो एकदम से ही बदलाव लाने लग गए थे, तो उसी को कहा गया है कि आघात पहुँचाकर उपचार करना। आगे दिए रूस, मध्य एशिया के गणराज्य व पूर्वी यूरोप के देशों की साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर बदलने की प्रक्रिया थी। यह खास मॉडल विश्व बैंक व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा दिया गया। यह मॉडल सफल नहीं हुआ व जनता को उपभोग के आनंद लोक तक नहीं ले गया, तो इसी को शॉक थेरेपी कहा गया कि इसमें भी जो जनता थी वो उसकी जो ज़रूरत थी वो पूरी नहीं हो पाई, उसको अच्छा आनंद नहीं मिल पाया, मतलब कि वहाँ पे जो रहने सहने का ढंग होता है जो वो सब सही नहीं हो पाया, जो कि युद्ध की वजह से बिगड़ गया था।
तो आगे दिया हुआ है शॉक थेरेपी की क्या विशेषताएं थी। तो मिल्कियत का प्रमुख रूप निजी स्वामित्व, मतलब कि जो मिल्कियत थी, जो पैसा था, जो धन था, वो ज़्यादा से ज़्यादा निजी स्वामित्व, मतलब कि जो कंपनियां थी निजी मालिकों के हाथ में चला गया। राज्य की संपदा का निजीकरण, मतलब जो राज्य में संपदा थी उसका भी निजीकरण हो गया, वो भी मालिकों के हाथ में चला गया। सामूहिक फर्म की जगह निजी फर्म, मतलब कि जितना भी काम था वो सारा का सारा निजी हो गया। निजी का मतलब होता है प्राइवेट हो जाना, ठीक है, और सार्वजनिक का मतलब होता है कि सरकारी हो जाना, पब्लिक के लिए हो जाना। नेक्स्ट है मुफ्त व्यापार व्यवस्था को अपनाना, मतलब मुक्त व्यापार व्यवस्था को उन्होंने अपना लिया। तो ये सब थी शॉक थेरेपी की विशेषताएं। आगे दिया हुआ है मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता, पश्चिमी देशों की आर्थिक व्यवस्था से जुड़ाव और पूंजीवाद के अतिरिक्त किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया गया, मतलब पूंजीवाद को ही स्वीकार किया गया कि अब हमें भी पैसे को कमाना चाहिए। आगे शॉक थेरेपी जब हुई तो उसके परिणाम क्या हुए, तो उसके परिणाम हुए कि पूर्णतः असफल, मतलब कि पूरी की पूरी असफल रही, वो सफल नहीं हुई। रूस का जो औद्योगिक ढांचा था वो भी चरमरा गया, जो उद्योग धंधे थे वो भी चरमरा गए। रूसी मुद्रा रूबल में गिरावट आ गई। रूस की, मतलब यहाँ पे जैसे इंडिया में जो रुपया चलता है, रुपया हमारे में पैसा चलता है, वहाँ पे क्या होता है, उनके रुपया को हम बोलते हैं रूबल, उनका भी जो रुपया होता है उसे हम बोलते हैं रूबल। तो उसमें भी गिरावट आ गई थी। समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था नष्ट हो गई थी, मतलब समाज कल्याण की जो पुरानी व्यवस्था थी वो नष्ट हो गई थी। आर्थिक असमानता बढ़ गई थी और माफिया वर्ग का उदय हो गया था। तो ये सब शॉक थेरेपी के परिणाम हुए थे। आगे दिए हुए 3 पॉइंट और दिए हुए हैं। लोकतांत्रिक संस्थानों का निर्माण हुआ था प्राथमिकताओं के आधार पर नहीं, मतलब जो लोकतांत्रिक संस्थानों का निर्माण हुआ था वो प्राथमिकताओं के आधार पर नहीं हुआ था, जो बेसिक ज़रूरतें थी उनके आधार पर नहीं हुआ था। आगे दिया हुआ है वित्तीय संस्थान व इनकम जैसे बैंक दिवालिया, जिसे इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल कहा गया, मतलब कि जो उनके बड़े बड़े बैंक थे वो दिवालिया हो गए थे। दिवालिया का मतलब होता है कि पैसे ना होना हमारे पास, कंगाल हो जाना। आगे दिया कमजोर संसद व राष्ट्रपति को अधिक शक्तियाँ, जिससे सत्तावादी राष्ट्रपति शासन, मतलब संसद जो थी वो कमज़ोर हो गई और राष्ट्रपति को ज़्यादा से ज़्यादा शक्तियाँ दे दी गई, जिससे सत्तावादी राष्ट्रपति शासन हो गया। आगे देखते हैं हम संघर्ष व तनाव के क्षेत्र। पूर्व सोवियत संघ के अधिकांश गणराज्य संघर्ष की आशंका वाले क्षेत्र हैं। इन देशों की में बाहरी ताकतों की दखलंदाजी भी बढ़ी है। रूस के 2 गणराज्यों चेचन्या और दागिस्तान में अहिंसक अलगाववादी आंदोलन चले। चेकोस्लोवाकिया 2 भागों चेक तथा स्लोवाकिया में बट गया। तो संघर्ष और तनाव के जो क्षेत्र थे वो कौन कौन से थे, तो एक तो था पूर्व सोवियत संघ के जो अधिकांश गणराज्य थे, वहाँ पे क्या था, वहाँ पे उनमें से कुछ में तो क्या था, बाहर की जो ताकतें थी, बाहर के जो देश थे वो भी दखलंदाजी करने लगे थे। वहाँ पे चेचन्या और जो दागिस्तान था उसमें अलगाववादी आंदोलन छेड़ दिए गए और चेकोस्लोवाकिया जो था उसको भी 2 भागों में बांट दिया गया। तो इतने क्षेत्रों में क्या था, संघर्ष और तनाव का माहौल बन गया। आगे दिया बाल्कन क्षेत्र। बाल्कन गणराज्य यूगोस्लाविया गृहयुद्ध के कारण कई प्रांतों में बट गया। यहाँ पे बटाएगा, बैठ नहीं आएगा। तो जो बाल्कन गणराज्य था यूगोस्लाविया गृहयुद्ध के कारण क्या होता, अलग अलग प्रांतों में बट गया। सॉरी, जिसमें शामिल बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया तथा क्रोएशिया ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया, मतलब जिसमें से इन देशों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। आगे दिया बाल्टिक क्षेत्र। बाल्टिक क्षेत्र के लिथुआनिया ने मार्च 1990 में अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया जो थे उन्होंने 1991 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बन गए। और आगे दिए 2004 में नाटो में भी शामिल हो गए। देखिए जो बाल्टिक क्षेत्र था, बाल्टिक क्षेत्र के जो लिथुआनिया थे उसने क्या किया, 1990 में अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया कि मैं स्वतंत्र हूँ। और जो एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया थे उन्होंने 1991 में अपने आप को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना दिया और 2004 में क्या हुआ, वो जाकर नाटो में शामिल हो गई। आगे दिए मध्य एशिया। मध्य एशिया के तजाकिस्तान में 10 वर्षों तक यानी कि 2001 तक गृह युद्ध चला। मध्य एशिया में जो तजाकिस्तान था वहाँ पे 10 सालों तक 2001 तक गृह युद्ध चला। अजरबैजान, आर्मेनिया, यूक्रेन, किर्गिस्तान, जॉर्जिया में भी गृह युद्ध की स्थिति बनी रही। आगे मध्य एशियाई गणराज्यों में पेट्रोल के विशाल भंडार हैं। तो और आगे दिए इसी कारण से ये क्षेत्र बाहरी ताकतों और तेल कंपनियों की प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा भी बन गया। देखिए मध्य एशिया जो था वहाँ पे क्या है, पेट्रोल के विशाल बड़े बड़े भंडार हैं। तो वहाँ पे जो बाहर की कंपनियाँ इसीलिए आती हैं ताकि वहाँ पे जो तेल है उसको अपना अंडर में करके अपने लिए यूज़ कर सकें। आगे दिया है पूर्व साम्यवादी देश और भारत, मतलब पूर्व साम्यवादी देश से जो है उससे भारत की जो रिलेशनशिप है, जो रिश्ते हैं वो कैसे हैं।
तो पूर्व साम्राज्यवादी देशों के साथ भारत के संबंध अच्छे हैं और रूस के साथ विशेष रूप से प्रगाढ़ है, मतलब रूस के साथ और भी अच्छे हैं। दोनों का सपना बहुध्रुवीय विश्व का है, मतलब जो रूस पूर्व साम्राज्यवादी देश हैं और जो भारत है, उन दोनों का सपना क्या है कि जो विश्व हो वो बहुध्रुवीय हो। आगे दोनों देश सह अस्तित्व, सामूहिक सुरक्षा, क्षेत्रीय संप्रभुता, स्वतंत्र विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का वार्ता द्वारा हल, संयुक्त राष्ट्र के सुदृढ़ तथा लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। मतलब ये जो पॉइंट्स दिए हैं ये सारे भारत भी मानता है और पूर्व साम्यवादी देश भी मानते हैं। आगे दिया हुआ है कि 2001 में भारत और रूस द्वारा 80 द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर। भारत रूसी हथियारों का खरीदार, मतलब 2001 में क्या होता है, भारत और रूस ने 80 द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किया और जो रूस के हथियार थे उनको भारत ने खरीदा। आगे रूस से तेल भी मंगाता है भारत, आयात किया। परमाणविक योजना तथा अंतरिक्ष योजना में रूस की मदद भी ली भारत ने। कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ ऊर्जा आयात बढ़ाने की कोशिश भी की है भारत ने। आगे गोवा में दिसंबर 2016 में हुए ब्रिक्स का जो सम्मेलन हुआ था गोवा में, उसके दौरान क्या हुआ था, रूस भारत के बीच हुए 17वें वार्षिक सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच रक्षा, परमाणु ऊर्जा, आंतरिक अभियान समेत आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने एवं उनके लक्ष्यों की प्राप्ति पर बल दिया गया। यहाँ पर भी कुछ समझौते हुए थे 2016 में भी, जिनके बारे में हमें बातचीत देखी यहाँ पे ये दिया हुआ है ना, इतने ये समझौते 2016 में हुए हैं। आगे मिखाइल गोर्बाचोव की जो नीतियाँ थी वो कौन सी नीति थी वो हम देखेंगे। दिए हुए मिखाइल गोर्बाचोव ने 1985 के में सोवियत संघ की शासन व्यवस्था और अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए निम्न 3 नीतियाँ अपनाई थी। पहले तो ये उस्कोरेनी, मतलब तत्वड़ अर्थव्यवस्था की वृद्धि को गुणात्मक दृष्टि से नई अर्थव्यवस्था की ओर ले जाना। यहाँ पे अर्थव्यवस्था है, मतलब जो अर्थव्यवस्था था उसको ऊपर उठाने का जो उनका निर्णय था कि मतलब हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको भी ऊपर उठाया जाए। दूसरा है परिस्त्रोइका, मतलब कि पुनर्गठन। इसके द्वारा राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक सुधार पर बल दिया गया। मतलब जो मिखाइल गोर्बाचोव थे उन्होंने राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक सुधार करने पर बल दिया। आगे दिया हुआ है कि ग्लासनोस्ट, मतलब कि खुलापन की नीति। तो नागरिकों को यह अधिकार दिया उन्होंने कि वे सार्वजनिक विषयों में के बारे में खुलकर विचार विमर्श करें, मतलब कि जो सरकारी विषय हैं उनके बारे में वो विचार विमर्श कर सकते हैं। तो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। यहाँ पे देखिए ये कुछ पॉइंट्स बचे हुए हैं, ये मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पे बस दिया हुआ है कि सोवियत संघ में कौन कौन से नेता रहे हैं और उनका काल कौन सा रहा है। तो देखिए व्लादिमीर लेनिन का है 1870 से लेकर 1924 तक। ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, वैसे ज़्यादा एग्जाम में मिखाइल गोर्बाचोव के बारे में पूछा जाएगा, बस इसके बारे में आप जान के रखिए, ठीक है। तो चलिए आज का ये जो चैप्टर था यहीं पर समाप्त होता है। हम नेक्स्ट चैप्टर में लेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो आप तब तक इन्हें पढ़िए, याद करिए और बनाइए अपनी कॉपी में इनकी नोट्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।